ओके। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। जो हम टॉपिक चला रहे हैं आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन द न्यूज में, उसकी को हम जो कि कंटिन्यू आगे करते चले जा रहे हैं। इस लेक्चर में जो हम हमारा ओपिनियन होता है, जो ऑब्जेक्टिव ये होता है कि संविधान में जो भी अनुच्छेद न्यूज में होते हैं उसको हम कवर करते हैं। और ऐसे ही आर्टिकल हमारे संविधान में जो होते हैं एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होते हैं, और कमीशन आपसे सवाल पूछता है, थोड़ा सा घुमा के पूछता है, और उस सवाल को हम लिंक करके जोड़ने की कोशिश करते हैं। इस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं हिस्ट्री थोड़ा सा बताऊं या फिर न्यूज में जो बैकग्राउंड देने की कोशिश करूं, तो इस समय देखेंगे जो केंद्र सरकार में और जो केंद्र सरकार में बीजेपी एंड स्टेट में जो अपोजिशन रूल स्टेट्स हैं उनके बीच में बहुत कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिल रहा है। तो आपके दिमाग में आएगा फेडरल सिस्टम की बात कर रहे हैं जी हाँ, बिल्कुल फेडरल सिस्टम की बात करेंगे, बट प्योरली फेडरल सिस्टम की बात नहीं करेंगे, फिजिकल फेडरल सिस्टम की बात करेंगे, लेकिन थोड़ा सा घुमा के हम बात करेंगे, अलग डायमेंशन से बात करेंगे। अभी हाल ही में क्या हुआ है, स्टेट जो केरला की सरकार है उस पे जो कि केंद्र सरकार उसको उधार लेने की जो कैपेसिटी थी उसको कम कर दिया, वो कम कर दिया, और उसी के कॉन्टेक्स्ट में उसने सुप्रीम कोर्ट में जो कि अप्रोच किया था। और अप्रोच करने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा देखिए ये बड़ा जटिल मामला है, ये हम कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच को भेज रहे हैं। तो हमें कई चीज़ें मिलती है यहाँ पे। मिलने के लिए सबसे पहले तो ये होता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का मतलब क्या होता है और ऐसा क्या हुआ। तो मैं सिनारियो बता रहा हूँ आपको, हल्का से दिखेगा यहाँ पे जो देखा गया है। देखिए शुड स्टेट गवर्नमेंट बोरोविंग मोर, देखिए ये एक थोड़ा सा कंसेप्चुअल चीज़ है यहाँ पे। मैं इसको यहाँ पे बस लगा रखा है मैंने, बट इसका एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू से हम डिस्कशन करेंगे। सेंटर स्टेट रिलेशन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द फिजिकल फेडरलिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से हम डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों एक चीज हमेशा आप याद रखिएगा, जब आप किसी टॉपिक को पढ़ते हैं जब तक उसका हर एक डायमेंशन 360 डिग्री पे नहीं स्टडी करेंगे तब तक आपके लिए बहुत प्रॉब्लम्स होगी कि उस टॉपिक को कनेक्ट करके रिमाइंड करना होता है। सपोज करिए आज ही का जो लेक्चर है यहाँ पे हमारे लिए, ये कुछ दो आर्टिकल्स को लेकर के, आर्टिकल नंबर नहीं, दो नहीं है, आर्टिकल दो नहीं है, दो आर्टिकल का ये मेंशन करता है उसी के कॉन्टेक्स्ट में। पहला एक आर्टिकल जो होता है आपका 145 होता है, दूसरा आर्टिकल आपका 293 होता है, राइट, मैं सही हूँ? ठीक है, 293, ये दो आर्टिकल को लेकर के बातें की जा रही हैं। तो अब आपके लिए देखिए बड़ा ही जटिल होगा कि आप इतने दूर दूर से आर्टिकल्स को कैसे कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हो। आर्टिकल 145 एंड आर्टिकल 293 के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें देखना है कि हमें कैसे कनेक्ट करना। कॉन्टेक्स्ट ये है, देखिए 193 में ये स्टेट गवर्नमेंट की जो पावर होती है, और इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द बोरोविंग, बोरोविंग मतलब यूपीएससी ने सवाल भी किया था, मैं अभी सवाल भी आपको हल कराऊंगा। तो बोरोविंग का मतलब यह है कि अगर मान लीजिए स्टेट सरकार गवर्नमेंट जो होती है अब कहीं से उधार लेना चाहे जिसको बोरोविंग कहते हैं, बोरोविंग बोरोविंग बोलते हैं। इस कॉन्टेक्स्ट में जब हम बात करते हैं तो ये देखिए ऐसा नहीं कि राज्य सरकार मनमन्ना बोरोविंग कर लेती है। तो इसके लिए अगर कहीं से उधार लेती है तो सेंट्रल गवर्नमेंट इन या फिर यूनियन गवर्नमेंट से, ठीक है, अप्रूवल लेना पड़ता है कि भैया आप, ऐसा है कि यहाँ से अप्रूवल ये बताएगा कितना लेना है। अब देखिए दोस्तों थोड़ा सा अलर्ट होइएगा इसके पॉइंट ऑफ व्यू से कि अब यहाँ से पावर लिया जाए। अब देखिए मैंने क्या कहा, सेंट्रल लेवल पे सेंट्रल लेवल पे बीजेपी काम कर रही है एंड कुछ स्टेट्स में अपोजिशन अपोजिशन रूल पार्टी का रूल है। जैसे एग्जांपल्स के लिए आप केरला का हम पढ़ रहे हैं इसको ले लीजिए, वेस्ट बंगाल को ले लीजिए, और पंजाब को। ऐसा ब्लेम किया जाता है बीजेपी कहीं ना कहीं कंट्रोल या फिर मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रही है स्टेट गवर्नमेंट, और अपोजिशन रूल है। तो अभी इसने इनके केरला पे क्या किया है, केरला पे कह दिया है कि ऐसा है कि आपका जो फाइनेंशियल जो सिस्टम है स्टेट का, कंडीशन फाइनेंशियल कंडीशन जो है कहीं ना कहीं आपका करेक्ट नहीं है। करेक्ट नहीं मतलब क्या है, रॉन्ग है। तो दैट्स वाई वी आर कंट्रोलिंग एंड आल्सो ऑब्जेक्टिंग एंड रिस्ट्रिक्टिंग टू बोरोविंग पावर ऑफ द केरला स्टेट गवर्नमेंट। बात समझ गए, इंग्लिश में ज्यादा बोल दिया। मतलब केंद्र सरकार ने कहा
केरला सरकार से कि आप देखिए आपके जो प्रदेश है वहाँ की आर्थिक स्थिति वित्तीय कंडीशन सही नहीं है, और आप कहते हैं ना कि उधार लेके घी पी लेना, बात समझ रहे हो, इस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं। तो ये कह रहा है कि आप अपने जरूरत से ज़्यादा नहीं, आपका जो कर्ज है बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए हम आपको रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं कि आपकी बोरोविंग कैपेसिटी को कम कर दें। तो ये क्या हुआ, ये आर्टिकल 293 के अंतर्गत आता है, ये पावर सेंट्रल गवर्नमेंट जो कि उस पर इम्पोज कर सकती है। दूसरी चीज यूपीएससी ने सवाल क्या किया था, केंद्र सरकार अगर वो बोरोविंग करनी चाहती तो केंद्र सरकार का, राज्य सरकार अगर कहीं से उधार या बोरो करना चाहती है तो उसमें केंद्र सरकार का अप्रूवल जरूरी है या नहीं है, तो इसमें अप्रूवल की जरूरत पड़ता है दोस्तों। इज दैट क्लियर? तो ये आपका 293 के अंतर्गत आता है, पहली चीज। तो इसी के कॉन्टेक्स्ट में क्या किया है ये केरला सरकार, ठीक है, केरला की सरकार, केरला की सरकार कहाँ पे चली गई, सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट में। और सुप्रीम कोर्ट में बोली देखिए देखिए सर ऐसा है कि जो यहाँ पे केंद्र सरकार है ना कहीं हमें जो है कि डिस्ट्रॉय या इस तरह की कुछ काम करने की कोशिश कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा अच्छा ऐसी बात है, तो रुकिए हम देखते हैं। केस केस जब देखने लगा तो इसको लगा यार ये तो बहुत ही बड़ा इशू है, कोई छोटा मोटा इशू नहीं। तो इसने सुप्रीम कोर्ट ने कहा अब ऐसा है कि आप थोड़ा ठहरे, और ये मामला, यह केस हम क्या करेंगे, अब जो है कि कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच को भेजते हैं, बेंच को भेज रहे हैं। तो ये जो पावर आती है कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच को भेजने के लिए सुप्रीम कोर्ट की, तो ये दरअसल आपकी पावर आती है 145 आर्टिकल जो है उसके अंतर्गत से आती है, ठीक है। तो आपके दिमाग में एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का मतलब क्या होता है, देखिए कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड अगर कोई इशू होता है तो उसमें कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड अगर कोई इशू होता है ना दोस्तों, तब जो है कि कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच इस्टेब्लिश किया जाता है। और उस कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में मिनिमम, ठीक है, मिनिमम मतलब न्यूनतम, इंग्लिश में हिंदी में बोले तो, एक सेकेंड, एकदम कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में मिनिमम जो है 5 जजों का ये बेंच बनना चाहिए फॉर द कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के लिए। और ये कौन डिसाइड करता है कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के लिए, CJI बोलता है, ठीक है, इस्टेब्लिश करेगा कौन इसको हेड करेगा, कौन कौन उसमें पार्टिसिपेट करेगा कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड। लेकिन अदर देन कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर से, तो उसमें आपका 3 जजों का होना चाहिए, पहली चीज। दूसरी चीज, मान लीजिए ये जो केरला का इशू है, ठीक है, जो केरला सरकार का जो इशू है 5 जजों की बेंच देखती है, ठीक है, और ये कुछ प्रोविजन पास करती है, ठीक है, प्रोविजन कुछ पास करती है, और ये कहती चलिए ठीक है करिए। अब क्या हुआ, कुछ साल के बाद का मतलब ये हो गया 10 साल 5 साल या 1 महीना 2 महीना, कुछ आफ्टर सम टाइम फिर उस वैसा ही केस फिर सुप्रीम कोर्ट में जाए, फिर सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, तो फिर कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बैठेगा। तो उसमें क्या है कि 5 जजों की बेंच नहीं होगी, ठीक है, अगर किसी डिसीजन पे फिर से बेंच बैठे तो उसमें कम से कम 6 होनी चाहिए, 5 से ज्यादा होनी चाहिए, उतने जजों की बेंच फिर सुनवाई नहीं करती। अब तक का सबसे बड़ा केशवानंद के भारती के 13 जजों का बेंच बैठी हुई थी, और ये 7 से जो है कि पास किया गया था जजमेंट केशवानंद भारती केस रिलेटेड टू द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ईयर 1973। इधर क्लियर? तो 2 आर्टिकल हमने बात किया, 2 आर्टिकल्स की बात किया हमने, कौन सा आर्टिकल 145 एंड 293। इसमें क्या है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर होती है, ठीक है, क्या करने के लिए, स्टेट सरकार की जो कि बोरोविंग कैपेसिटी को कम करना या बढ़ाना। इसमें क्या है, सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है, इसलिए इस्टेब्लिशमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के लिए, ठीक है।
ये चीज़ बता। अब हम आपको आर्टिकल्स के थ्रू बताना चाहते हैं। देखिए हमने क्या कहा, 193 क्या है इसमें, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, सॉरी स्टेट गवर्नमेंट को कंट्रोल करना किसके द्वारा, सेंट्रल गवर्नमेंट को। सेंट्रल गवर्नमेंट राज्य सरकार को कंट्रोल करेगी अंडर आर्टिकल 293 के अंतर्गत ये करती है। ये चीज हमें पूरे अच्छे से पता चाहिए। प्रोविजन, सब्जेक्ट टू प्रोविजन ऑफ दिस आर्टिकल, एग्जीक्यूटिव पावर द स्टेट एक्सटेंड बोरोविंग विद इन territory of India upon the security of the consolidation fund of India within such a limit if any as may from time to time the fixed by the legislature of the state by law or to the growing guarantee within the such limit। जब बोरोविंग लिया जाता है तो कुछ वो गारंटी रखी जाती है। आप किसी से उधार लेते हैं तो उनको कुछ गारंटी देते हैं बैंक से, लाइक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में सब्जेक्ट, जो आपका आर्टिकल 293 का सब पार्ट 2 पड़ जाता है। यहाँ पे ये कहता है सब्जेक्ट टू कंडीशन एज मे बी ले डाउन बाई एज अंडर लॉ मेड बाई पार्लियामेंट, कर सकती, रिस्ट्रिक्ट कर सकती है। अब आते तीसरा, स्टेट may not without consent of the government of India raise any loan if there is still outstanding any part of ये लोन, बिना केंद्र सरकार के अनुमति से कोई लोन आउटस्टैंडिंग नहीं कर सकती। कंसेंट अंडर क्लॉज 3 ऑफ में गारंटी सब्जेक्ट टू सच कंडीशन इफ एनी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थिंक इज फिट, अगर वो समझेगी कि नहीं भाई ये सही है इसका उधार लेना, तो केंद्र सरकार इट्स ओके यू प्रोसीड। अगर समझेगी नहीं ये जो बोरोविंग कर रहे हैं, उधार ले रहे हैं, ये देश के लिए खतरा है या फिर फाइनेंशियल सिस्टम को और जो है कि वल्नरेबल बना देगा, तो मना कर देगी, लाइक दैट केरला। अब आते हैं दूसरे में 145 रूल ऑफ कोर्ट, कोर्ट के द्वारा बनाया गया कानून। कानून कोर्ट तो ये नहीं बनाती बल्कि रूल बनाती है, और वो कह सकती है किसी को भी आप ऐसा काम करिए। जब इसका हम सेक्शन 3 देखते हैं, देखिए पहले ये क्या सेक्शन 3 देखते हैं तो ये क्या कहता है, तो सेक्शन 3 कहता है कि मिनिमम नंबर जज who are the seat for the purpose of the deciding any case involving substantial question of law or the interpretation of this constitution को अगर करना है तब इस शैल बी आर्टिकल 143। तो कहने का मतलब है संविधान से रिलेटेड कुछ करना है तो अब उसको करने, क्योंकि सेंटर स्टेट के बीच में फाइनेंशियल रिलेशन अंडर आर्टिकल 293 के अंतर्गत रिलेशन को इंटरप्रिटेट करने के लिए केंद्र सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने अंडर आर्टिकल, ठीक है, 143 के अंतर्गत इस्टेब्लिश किया, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच इस्टेब्लिश किया है। इज दैट क्लियर? तो इस चीज के लिए आप देखिए अगर कॉन्स्टिट्यूशन, और हाँ एक बात और बता दे, सुप्रीम कोर्ट ने केरला को कहा देखिए भैया जो आप मैटर लेके आए हो ना, अभी तक जब से संविधान बना है एक केस आया ही नहीं है हमारे पास, तो इस वजह से इस केस को शांतिपूर्वक इंटरप्रिटेशन करने दीजिए, क्या है इसका कॉन्सिक्वेंसेस, फिर हम जजमेंट पास करेंगे। तो आज का आर्टिकल इतना ही रहेगा। फिर से रिमाइंड कर लेते हैं कौन सा आर्टिकल, 143 एंड 293। नेवर फॉरगेट, वंस डन फॉर एवर, समथिंग लाइक दैट, राइट। तो थैंक यू फॉर द डिस्कशन, हैव अ नाइस डे।